नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल के ऊपर। इसके पहले हमने भवानी प्रसाद मिश्र की ही कविता गीत फरोश पर विस्तार से बातचीत किया था। जो भी बच्चे रेगुलर इस चैनल से जुड़े होंगे और इससे जुड़कर लगातार नोट्स बना रहे होंगे, वो भली भांति इस कविता को पढ़ चुके होंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने सतपुड़ा के जंगल पर ये लेक्चर तैयार किया हुआ है। सतपुड़ा के जंगल के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद इस कविता की एक एक पंक्ति की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको भी ध्यान में रखेंगे। जब भी सतपुड़ा की बात आती है तो आपके मन में मध्य प्रदेश का इलाका ध्यान में आ गया होगा कि सतपुड़ा की पहाड़ियां आप भूगोल पढ़ते हुए जरूर पढ़े होंगे। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो कि सतपुड़ा के जंगल के बारे में अपनी कविता के माध्यम से हम सभी का परिचय कराएंगे। अगर हम इस कविता के संकलन के बारे में बात करें तो इसका संकलन काव्य संग्रह गीत फरोश के अंतर्गत किया गया है। कविता 33वें नंबर पर है, जबकि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि गीत फरोश में कुल 68 कविताएं हैं, जिसमें से 33वें नंबर पर सतपुड़ा के जंगल। इस कविता का प्रकाशन सन 1939 ईस्वी में हुआ था। इस कविता को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा नहीं बल्कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बारीकी से इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सतपुड़ा के जंगल के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि ये कविता पूरी प्रकृति चित्रण पर आधारित है। इसमें मार्मिकता पूरी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। प्रकृति के साथ साथ एक अलंकार है मानवीकरण अलंकार, उसका भी आपको यहाँ पर उदाहरण दिखेगा कि सतपुड़ा के जंगल को कवि ने मनुष्य के तौर पर देखने का प्रयास किया हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि सतपुड़ा के जंगल मध्य भारत की जैविक संपदा को प्रदर्शित करते हैं, उसी का चित्रण भवानी प्रसाद मिश्र ने किया है। भवानी प्रसाद मिश्र ने इसे बैतूल शहर के सोनाहारी पहाड़ पर बैठकर लिखा है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के पहाड़ियों पर बैठकर लिखा करते थे, वैसे ही भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता को यानी सतपुड़ा के जंगल को सोनाहारी पहाड़ पर बैठकर लिखा है। और सौभाग्य से देखा जाए संयोगवश तो वर्तमान समय में सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो कुल मिलाकर अगर हम सतपुड़ा के जंगल को सही मायने में नहीं देखे हैं तो इस कविता के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। और जब भविष्य में कभी मौका मिले तो इस कविता को याद करते हुए सतपुड़ा के जंगल को और बेहतरीन तरीके से पहचानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, हम कविता का पाठ करते हैं प्रमुख तथ्यों के बाद। भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। ऊपर की 3 लाइनें आप देख रहे हैं कि सतपुड़ा का जंगल सामान्य जंगल नहीं है बल्कि घना जंगल है। और उस जंगल को देखने से ऐसा लगता है कि नींद में डूबा हुआ है। और यही नहीं, ऊंघते अनमने जंगल। ऊंघना एक क्रिया है। आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, जब नींद पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति ऊंघता है। ठीक है, कभी उसकी नींद खुल जाती है, कभी नींद में आ जाता है। तो ऊंघते अनमने जंगल यानी कवि सतपुड़ा के जंगल को प्रकृति के साथ साथ मनुष्य के रूप में भी देख रहा है कि जैसे मनुष्य नींद में डूबा रहता है या फिर नींद कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो ऊँघता है और अनमना अलसाया हुआ सा रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर सतपुड़ा के जंगल की भी चर्चा कवि ने की है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। आगे जंगल के अंदर हम सभी पाठकों को प्रवेश कराते हुए कवि लिखते हैं, झाड़ ऊंचे और नीचे
चुपचाप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। नीचे की 3 पंक्तियाँ बार-बार आप देखेंगे कि ट्रेडमार्क्स के तौर पर यहाँ पर आप सभी को दिखाई देंगी। ठीक है? तो हम लोग सतपुड़ा के घने जंगल में प्रवेश कर चुके हैं और वहाँ पर पहुँचाकर कवि हमें बता रहे हैं कि झाड़ ऊँचे, झाड़ियाँ जो हैं ऊँची भी हैं, नीचे भी हैं, चुपचाप खड़े हैं आँख मीचे और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मनुष्य चुपचाप खड़ा है, आँख मीचना मतलब आँख को खुजलाते हुए। घास चुप है, घास की स्थिति क्या है? चुप है, साथ में काश चुप है। काश एक तरीके की घास ही होती है, ठीक है? वो भी क्या है? शांत है। मूक शाल, शाल एक तरीके का पौधा है, पेड़ है। पलाश चुप है। देख रहे हैं कि पूरी शांति छाई हुई है। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। मूक मतलब मौन है, शाल शाल नामक जो पौधा है वो भी मौन है, पलाश भी चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। और कवि कह रहे हैं कि अगर संभव हो सके तो इस शांत वातावरण में प्रवेश करो, धस जाओ। और धसना क्या संभव है? यहाँ तो हवा भी नहीं धस पाती है, क्योंकि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो धीरे-धीरे सतपुड़ा के जंगल से आप सभी परिचित होते जा रहे होंगे। आगे हम और देखते हैं। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते। देख रहे हैं पत्तों की यहाँ पर क्या-क्या विशेषता बतलाई गई है। जंगल में आमतौर पर अगर जंगल को देखने का आप सभी को अनुभव होगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते दिखाई पड़ते हैं। वन्य को पथ ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते, पंख मतलब कीचड़ में। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। कवि का कहना है कि पत्तों की क्या स्थिति है? कुछ पत्ते वहाँ पर सड़े पत्ते हैं, गले पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, जले पत्ते हैं और जो वन्य पथ है उसको वो ढक ढक दिए हुए हैं। रास्ता गई हुई है और उस पर पत्ते गिरे हुए हैं, उनको ढक दिए हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि वहाँ पर कीचड़नुमा भी दलदल टाइप का बन चुका है। उसी में ये पत्ते क्या रहे हैं? एक तरीके से पल रहे हैं या वहाँ पर हैं। कवि का कहना है कि अगर संभव हो सके तो चलो इन पर, यदि चल सकते हो तो, और चलते हुए इनको दलो। दलने का मतलब क्या है? कुचलते हुए आगे बढ़ना। ये घिनौने घने जंगल, और जब इस तरीके की स्थिति है जहां पर सड़े गले जले पत्ते हैं तो क्या स्थिति होगी? घिनौने। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो ये पत्तों के बारे में बात हो गई। अब देखिए लताएं और जो डालियां हैं उनके बारे में कवि बता रहा है। अटपटी उलझी लताएं, अटपटी अटपटे तरीके से लताएं क्या है? उलझी हुई है। अटपटा उलझनपन आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने कान में जो ईयरफोन लगाते हैं, अगर बड़ा वाला ईयरफोन की मैं बात करूं तो वो अटपटे तरीके से क्या करता है? उसमें उलझ जाता है। ठीक लताएं भी क्या है? उसी तरीके से उलझी हुई हैं। डालियों को खींच खाए, और ऐसे लग रहा है कि डालियों को खींच खाएंगी जो भी पौधों की शाखाएं हैं। पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस लें कपाएं, सांप सी काली लताएं। लताओं के बारे में कवि बता रहे हैं कि लताएं एक तो अटपटे ढंग से डालियों शाखाओं में जकड़ी हुई हैं और यही नहीं बल्कि ऐसे लग रहा है कि अगर हम उस जंगल में चलने का प्रयास कर रहे हैं तो पैर को अचानक पकड़ती हुई प्रतीत होती हैं। प्राण को कस लें कपाएं, और कई बार तो पैर फंस जाते हैं तो ऐसे लगता है कि प्राण भी निकलने या फिर भय महसूस होता है। यही नहीं, आगे बताते हैं कि जो लताएं हैं वो सांप सी काली लताएं। लताओं की विशेषता बताई गई है कि वो
सांप के समान, सर्प के समान क्या है, काली लताएं हैं, काले रंग की हैं। अब यहाँ पर अलंकार है, ठीक है। अब देखेंगे, पूछा जा सकता है इन पंक्तियों को देखकर कि कौन सा अलंकार है यहाँ पर। पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। और लग रहा है कि जंगल में प्रवेश कर कर लताओं के पास से गुजरते हुए हम खुद पर संकट मोल लिए। लताओं के बने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो सतपुड़ा के जंगल में लताओं की क्या स्थिति है, उसके बारे में पूरा कवि हमें बता दिया, परिचय करा दिया। आगे कुछ और चीजें हैं। मकड़ियों के जाल मुंह पर, लताएं ही नहीं है बल्कि मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जो जाल हैं, आप लोग देखे भी होंगे, जहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं निवास करते हैं वहां पर मकड़ियां जो हैं जाल अपना बना लेती हैं। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले। अक्सर जंगलों में आप जाएंगे या फिर जंगल में न जाने का अनुभव हो तो बगीचे में भी गए होंगे, तो वहां पर बहुत तेजी से मच्छर इत्यादि काटते हैं। मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुंह पर, वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। यानी सतपुड़ा के जंगल के बारे में बात करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि मकड़ियों के जाल ऐसे लग रहा है कि मुंह पर आ जाएंगे, साथ में अगर व्यक्ति के सिर के बाल बड़े हैं तो वो भी मुंह पर आ जा सकते हैं। मच्छरों के दंश वाले, और यही नहीं, मकड़ियों के साथ साथ मच्छरों का दंश भी है, मच्छर भी काटते हैं। और काटने के बाद क्या होता है, दाग काले लाल मुंह पर, वात झंझा वहन करते, वात मतलब हवा, ठीक है, और झंझा मतलब झंझावात जिससे शब्द बना हुआ है, इन सबको वहन करते हुए चलो इतना सहन करते। इतना तो सतपुड़ा के जंगल में सहन करना ही पड़ेगा, कष्ट से ये सने जंगल। और ये जंगल जो है एक तरीके से मानो कि कष्ट से सने हुए हैं। नीचे की पंक्ति दोहराते हुए, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। आगे कुछ और जीव जंतुओं के बारे में कवि बता रहा है कि अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल। यानी जंगल में केवल मकड़ियां मच्छर इत्यादि ही नहीं है, लताएं ही नहीं है, बल्कि अजगर जैसे भी वहां पर जीव जंतु हैं। भरे जंगल, अजगरों से मानो ये जंगल भरा हुआ सा है। अगम, न चलने वाला, गति से परे जंगल, ठीक है, क्योंकि जंगल तो गति करेगा नहीं, स्थिरता ही रहेगी। साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। यहाँ एक चीज देखना है कि अजगरों की बात की गई, साथ में शेर की बात की गई, फिर बाघ की बात की गई। शेर में क्या होता है, गर्जन होता है, और बाघ में दहाड़। इस चीज को ध्यान में रखिए। कई बार हम वाक्य शुद्धियों के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर अगर लिख दिया जाए कि शेर दहाड़ रहा था तो गलत हो सकता है। शेर गरज रहा था, शेर क्या करता है, गरजता है, और बाघ दहाड़ता है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये शेर और बाघ क्या है। शेर को अंग्रेजी में बोलते हैं लायन, ठीक, और इसके बाद बाघ को बोल देते हैं टाइगर। तो ये अंतर है अगर अंग्रेजी वाले मीनिंग की दृष्टिकोण से देखा जाए तो। यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि पूछा जा सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के जंगल में किन किन जंतुओं का जिक्र किया है। एक तो अजगर का नाम दिख रहा है यहाँ पे, शेर और बाघ, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान में रखिए क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे चर्चा करते हुए लिखते हैं कि इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कवि ने गिन लिया कि वहां पर केवल चार मुर्गे हैं। कई बार कविता में तुकांत पैदा करने के लिए इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे। विजन मतलब जहां पर कोई नहीं है। अक्सर मुर्गे और तीतर खोजते हैं
निश्चिंतता और निर्जनता। झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। वहाँ के कुछ जनजातियों के बारे में भी कवि बता रहा है। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती, मत करती बास आती। आप अपने उन बचपन के दिनों को याद कीजिए। बहुत सारी पीढ़ियां इस चीज को महसूस कर सकती हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो अभी मोबाइल और गेम में बीजी पीढ़ी है, शायद वो जो महुए की मत बास के बारे में बात की गई है, बहुत कम लोगों को इसको अनुभव होगा। नहीं तो जब महुआ फल देता है और ये टपकता है, यानी कि जब ये नीचे चू कर गिरा रहता है अपने पेड़ के नीचे, तो इससे एक नई तरीके की सुगंध आती है। इस चीज को आप कई विद्यार्थी महसूस किए होंगे, अगर किए होंगे तो जरूर कमेंट्स करेंगे। मैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सतपुड़ा के जंगल को तो जब आप सजीव रूप में देखेंगे तो बहुत सारी चीजों को यहाँ से मैच करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको कि कविता के माध्यम से हमें महसूस करना होगा। गोंड तगड़े और काले, जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती, मत करती बांस आती। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, गोल इनके। यानी वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, उससे कवि हमें भली भांति परिचित कराना चाहता है कि जब आपस में दो पेड़ आपस में लड़ रहे हैं, या फिर वहाँ की जो कुछ वनस्पतियां वो आपस में लड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई संगीतात्मक आवाज वहां से निकल रही है। यहाँ ढोल की बात की गई है। आगे लिखते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, जागते अंगड़ाइयों में, खो खड्डों खाइयों में, घास पागल काश पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर। इन लाइनों को देखने के बाद, इन पंक्तियों को देखने के बाद आपको जरूर ये महसूस होने लगा होगा कि इनका जिक्र कभी पहले ही कर चुका है, और फिर उनकी एक अलग प्रकृति यहाँ पर बता रहा है कि ऊँघते अनमने जंगल, जागते अंगड़ाइयों में, हो खड्डों खाइयों में। क्योंकि जंगल है तो कहीं पर खाइयां हैं, कहीं पर ऊंचाइयां भी हैं। घास पागल काश पागल, शाल और पलाश पागल, जबकि इनका जिक्र पहले भी कभी इस कविता में दूसरे ढंग से किया हुआ है। लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर। यानी सतपुड़ा के घने जंगलों में के भीतर ये सारी स्थितियां हैं। क्षितिज तक फैला हुआ सा, ये जो जंगल है क्षितिज, जहां पर पृथ्वी और आकाश दोनों मिला हुआ सा प्रतीत होता है, उसको तो अंतरिक्ष कहा जाता है। ये क्या है? आकाश। ठीक। क्षितिज तक फैला हुआ सा, ऐसा लग रहा है कि आसमान तक फैला हुआ है। मृत्यु तक मैला हुआ सा, शुद्ध काली लहर वाला, मथित मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो। यहाँ पर देखिए प्रश्न भी उठाया गया। तो ऐसा लग रहा है कि कवि का मानना यह है कि सतपुड़ा का जंगल घना तो है ही, लेकिन उसका विस्तार भी बहुत ज्यादा। ऐसे लगता है कि जितने दूर आसमान है उतने दूर तक ये फैला हुआ है, और भयावह भी लगता है। कारण इसका है कि ऐसा लगता है कि देखने से, जंगल को दूर से देखेंगे तो उसमें पत्ते तो हरे इत्यादि दिखाई देते हैं, लेकिन पौधों का जो कलर होता है, मतलब जो उसके शाखाएं हैं, वो थोड़ा सा आपको काले रंग की दिखाई पड़ेंगी ना। उस तरीके से यहाँ पर है काली लहर वाला। ऐसे लग रहा है कि एकदम से काले रंग कलर की या रंग की लहर वहां पर दौड़ रही है। और फिर यहाँ पर समुद्र मंथन से भी तुलना की गई कि ऐसे लग रहा है कि मथित मथा गया है, उत्थित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला, मेरु पर्वत और नागशेष के बारे में बताया गया। शंभु यानी शंकर जी का भी जिक्र कर दिया। सुरेश इंद्र, यानी कि समुद्र मंथन के समय की पूरी स्थिति को आपको दिमाग में रखना है। कह रहे हैं कि एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो। ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। तो यहाँ पर एक तरीके से कवि
अपनी ऐतिहासिक चेतना या फिर मिथकीय चेतना जिसको मैं कहूँ, उसकी भी जानकारी हमें दे रहा है और उसी से तुलना भी की जा रही है कि जिस तरीके से आपने मथित उत्थित जहर वाला समुद्र मंथन देखा है, मेरू पर्वत, और उसमें जो रस्सी का काम शेषनाग ने किया और शंकर जी ने जहर को पी लिया, ठीक वैसे ही यहाँ पर सतपुड़ा के घने जंगल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि धसो इनमें डर नहीं है। अगर इसमें प्रवेश करना चाहते हो, धसने का मतलब है प्रवेश करना, डर नहीं है, इनमें डर नहीं है, धसो इनमें डर नहीं है। मौत का यह घर नहीं, भले देखने में लग रहा है लेकिन मौत का घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, नदी निर्झर और नाले, यही सभी शब्द हमें सुमित्रानंदन पंत की याद दिलाते हैं। जबकि कविता सन 1939 में लिखी गई है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में पंत भी लिख रहे थे। लेकिन थोड़ा सा इनका जो कविता का पैटर्न था या कविता की विषय वस्तु थी, उसमें बदलाव इन्होंने लाया था। छायावाद की समाप्ति हो चुकी थी। इसी दौर में एक और कवि थे, मेरे संकेतों को आप लोग समझ चुके होंगे, कि केदारनाथ अग्रवाल। इनको भी हम प्रकृति के कवि के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है ना, केदारनाथ अग्रवाल, क्योंकि कविता 1939 की है और ये दौर वही चल रहा है प्रगतिशील और प्रगतिवादी कविता लिखने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। ऐसे लग रहा है कि नदी निर्झर और नालों को इन वनों ने गोद में पाला हुआ है, यानी कि इसकी रक्षा कर रहे हैं। लाख पंछी 100 हिरन दल, मतलब यहाँ पर अनगिनत पक्षियां भी हैं, पंछी भी हैं, और 100 हिरन दल, यानी हिरणों की संख्या भी ज्यादा है। आप जंगल में गए होंगे, हम लोग तो अक्सर अभयारण्य के तौर पर देखने जाते हैं, और मैंने इस कविता के ऊपर में ही बताया कि जिस हम जंगल की बात कर रहे हैं, सतपुड़ा जंगल की, अब वो एक तरीके से अभयारण्य में बदल गया है, लेकिन 1939 के आसपास में शायद ये अभयारण्य में नहीं था। चांद के कितने किरण दल, झूमते बन फूल कलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किशलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। यानी कि सतपुड़ा जंगल में लताओं की मात्रा कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए आखिर में कवि ने लताओं के माध्यम से समाप्त किया अपनी कविता को। और यहाँ पर बताया गया कि अगस्त 1939 में कविता लिखी गई है। तो उम्मीद है कि आप सभी सतपुड़ा के जंगल से भली भांति परिचित हो गए होंगे। कुछ विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि ये हरित दुर्वा क्या है। दुर्वा मतलब एक प्रकार की घास, घास होती है, ठीक है। और रक्त किसलय, यानी कि आप देखेंगे किसलय मतलब जिसको कोपल भी बोला जाता है। जब भी पंख जो पौधों की नई पत्तियां होती हैं, उनमें थोड़ी सी लालिमा आप दिखेंगे ना। अब दोबारा ध्यान से देखेंगे तो जरूर देखिएगा नई पत्तियों को। तो पूरा हमने देखा सतपुड़ा के जंगल कविता को, और लाइन बाय लाइन मैंने इसके अर्थ को बताने का प्रयास किया। कोशिश यही रही कि सतपुड़ा के जंगल की जब भी बात आएगी तो आपके मन मस्तिष्क में भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जरूर आनी चाहिए। और जब भी भविष्य में आप लोग नौकरी पा जाएं तो एक बार मध्य प्रदेश यानी होशंगाबाद के इलाके में जो भी सतपुड़ा अभ्यारण्य वर्तमान समय में बना हुआ है, उसको भी देखने का प्रयास करें और मैच करें कि सन 1939 की जो स्थिति थी और जब हम लोग पढ़ रहे हैं 2023 के आसपास में, तो क्या स्थिति है। वैसा ही जंगल है या फिर जिस हिसाब से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए या फिर जंगलों की कटाई तेजी से बढ़ी है, वहां पर कमी भी हुई है। घने जंगल हैं या फिर विरल हो रहे हैं। तो साहित्य पढ़ते पढ़ते हम अपने भूगोल को भी ध्यान में रखते हैं। अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि हिंदी साहित्य पढ़ते हुए आपको इतिहास भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी सही मायने में आप चीज़ों को अपने से जोड़ पाएंगे। तो उम्मीद है कि मैं सतपुड़ा के जंगल कविता को अच्छे से समझा पाया होऊंगा और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे भी परिचय कराने में सफल रहा हूँगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।